जो हमने चुनाव से पहले दिल्ली की जनता से वादा भी किया था कि हम दिल्ली में ई गवर्नेंस, एम गवर्नेंस का जमाना लेके आएंगे। दुनिया भर में टेक्नोलॉजी, दुनिया के तमाम विकसित देशों में टेक्नोलॉजी के जरिए वहां के पॉलिटिकल लीडरशिप अपने शहरों की, अपने राज्यों की गवर्नेंस को आगे लेके चली गई है और हम वहीं अटके हुए हैं। तो ई गवर्नेंस और एम गवर्नेंस के युग में एंट्रेंस बहुत तेजी से करने के लिए, लेकिन उसके लिए जरूरी है, क्योंकि घोड़ा दे दीजिए और घोड़े बांधने की जगह ना हो तो क्या करेगा। तो इसलिए जरूरी है कि पहले शहर में ई गवर्नेंस, एम गवर्नेंस का माहौल तो बनाया जाए। तो दिल्ली को एक आधुनिक शहर बनाने की दिशा में वाईफाई की सुविधा एक बहुत बड़ा सपना है। चाहे यूथ हो, ट्रेडर हो, घरेलू गृहिणियां हो, ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे किसान हो, सबसे बातचीत हुई है और सबका कहना है कि वाईफाई बहुत जरूरी चीज है, इंटरनेट का कनेक्शन बहुत जरूरी चीज है। और जब हम सब कुछ ई रजिस्ट्रार, ई डिस्ट्रिक्ट ये सब शुरू कर रहे हैं तो वाईफाई उनके पास उपलब्ध होना और जरूरी है। हमने चुनाव के पहले भी इसका वादा किया था फ्री वाईफाई देने का, और सरकार बनने के बाद से इस पे लगातार काम किया है। अलग अलग एक्सपर्ट ग्रुप्स के साथ डिस्कशंस किए, कई राउंड डिस्कशंस किए, कई सारे मॉडल्स की स्टडी की, और पहले चरण में आज मैं इस बजट के माध्यम से प्रस्ताव रखना चाहता हूं कि पहले चरण में दिल्ली के सभी प्राइवेट और सरकारी कॉलेजों और ग्रामीण क्षेत्रों को निःशुल्क वाईफाई सेवा उपलब्ध कराई जाएगी। सारे कॉलेजेस में और सारे गांवों में फ्री वाईफाई सेवा उपलब्ध कराई जाएगी पहले चरण में। और 2015-16 के इस परियोजना के लिए 50 करोड़ रुपए की बजट राशि रखी जा रही है। अध्यक्ष महोदय, एक और 50 करोड़ रुपए। अध्यक्ष महोदय, एक और बड़ा नीतिगत कदम सरकार की ओर से उठाया गया है। ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात सब करते हैं, बड़ी कंफ्यूजिंग कर रखा है। मैंने भी जब पहली बार सुना ईज ऑफ डूइंग बिजनेस क्या है, मुझे भी समझ नहीं आया। मुझे लगा कि कुछ ट्रेनिंग वगैरह होती होगी, सेंटर होगा, कुछ कोर्स होगा नया किसी कॉलेज में, लेकिन धीरे धीरे समझा बहुत ही स्पष्ट तरीके से गवर्नेंस के हिसाब से इसको डिफाइन किया गया है। लेकिन है क्या? सब कहते हैं कि हम भी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करेंगे, हम भी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करेंगे। बिजनेस करने चलो तो कम से कम 50 जगह फाइल घूमती है, किस जगह रिश्वत देनी पड़ती है, किस जगह सिफारिश लगानी पड़ती है, किस जगह इंतजार करना पड़ता है, कुछ नहीं पता। ये सरकार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रूपरेखा को, उसके उद्देश्यों को बहुत अच्छे से समझती है, और इसलिए हमने इसकी शुरुआत की है कि दिल्ली में किसी व्यक्ति को कितनी भी तरह के लाइसेंस लेने पड़ते हैं, उनकी सबकी समीक्षा की जाए। एक एक लाइसेंस की समीक्षा की जाए। उस लाइसेंस की पहली बात तो जरूरत ही क्यों है, अगर जरूरत है तो उसके लिए क्या प्रोसेस है, प्रोसेस कितनी खराब है, कितनी अच्छी है, कितनी आसान है, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं उस प्रोसेस में। और फिर एक बार किसी को लाइसेंस मिल भी गया तो अगले साल रिन्यूअल, हर साल रिन्यूअल। अरे एक आदमी ने रेस्टोरेंट खोल लिया, हर साल रिन्यूअल कराएगा, हर साल पैसे देगा, हर साल रिश्वत देगा। तो उन सब चीजों से कैसे निकाला जाए, कैसे सारी की सारी चीजों को सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम में लगाया जाए, इसको लेके सरकार ने एक हाई पावर कमेटी बनाई है अपने बहुत सीनियर ऑफिसर्स, विजनरी ऑफिसर्स के नेतृत्व में, और वो जुलाई के एंड तक रिपोर्ट देगी। और उसके बाद सही मायने में इजी ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो शुरू होगा यहाँ पे। क्योंकि हम जब दिल्ली में व्यापार का माहौल बनाएंगे, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का माहौल बनाएंगे, तभी तो मैं इस सदन के माध्यम से आज कह सकता हूँ, और मैं कहना चाहता हूँ देश के तमाम व्यापारियों से, तमाम ट्रेडर्स से, तमाम नौजवानों से जो बिजनेस करना चाहते हैं, ट्रेडिंग करना चाहते हैं, व्यापार में उतरना चाहते हैं, कि आइए, दिल्ली आपका स्वागत करना चाहती है, ईमानदार दिल्ली आपका स्वागत करना चाहती है। आइए अपना व्यापार करिए। सबसे इजी, देश में सबसे इजी व्यापार करना, व्यापार का लाइसेंस लेना, व्यापार के सिस्टम्स को सरकार के साथ डील करना सबसे इजी हम बनाएंगे यहाँ पे, जिसके लिए हम संकल्प लेते हैं। एक और पहल हमने पिछले 4 महीने में देखा, बहुत सारे देश विदेश के लोग मुख्यमंत्री जी से मिलने, मंत्रियों से मिलने, डेलीगेट्स के रूप में, विजिटर के रूप में वहां आते हैं, डिस्कस करते हैं, टेक्निकल रिप्रेजेंटेशन लेके आते हैं। वो सारा खो जाता है, मतलब वो बस फाइलों में रख गया, हो गया, डिस्कशन हुआ, उसके आगे क्या। हमारे भी बहुत सारे लोग विदेश जाते हैं, मैंने भी पिछले रिकॉर्ड्स भी देखे, मैं पिछले साल का जब बजट पढ़ रहा था और कई सालों का पढ़ा, खूब विदेश यात्राओं पर पैसा खर्च हुआ है। फिर क्या हुआ? तो हमने तय किया कि ये अधूरापन नहीं होना चाहिए, जाना आना लगा रहना चाहिए, लेकिन साथ साथ उसकी यूटिलिटी होनी चाहिए कुछ।
तो इसके लिए एक सेल हम लोग बना रहे हैं दिल्ली सरकार में कि जितने भी लोग मिलने आ रहे हैं उनके क्या प्रपोजल थे, उनके साथ क्या ऑफर्स थे, उनके साथ क्या डिस्कशन हुए, उसको आगे कैसे बढ़ाया जाएगा। जो हमारे लोग वहां गए, यहाँ तक कि विदेशी ट्रेनिंग्स पे भी ऑफिसर्स जाते हैं, वहां भी बहुत लोग मिलते हैं, वहां से क्या कनेक्शंस बने, उन सब के बेस पे क्या लर्निंग हो सकती है, क्या शेयरिंग हो सकती है, कैसे एक्सचेंज हो सकता है, ये सब चीजों के लिए वित्त जो हमारा फाइनेंस एंड प्लानिंग डिपार्टमेंट है उसमें एक सेल स्थापित कर रहे हैं। और यह विदेशों से संबंध, टेक्नोलॉजी के लिए, सॉल्यूशंस के लिए, आइडियाज के लिए, इन सब में नोडल एजेंसी के रूप में काम करेगा। इन्वेस्टमेंट के लिए इन सब में। अध्यक्ष महोदय, अब मैं अपनी सरकार के एक और बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम की तरफ सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं इन प्रस्तावों में। शिक्षा हमारी सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। हमारा मानना है कि कोई भी समाज अगर विकास और समृद्धि की तरफ ले जाना है उस समाज को, तो उसकी पहली सीढ़ी शिक्षा है। और ये इतिहास बताता है कि जब जब कोई समाज शिक्षा की पीढ़ी पे, शिक्षा की सीढ़ी पे पैर रखे बगैर विकास की तरफ भागा, नई नई टेक्नोलॉजीज की तरफ भागा, तो उसकी खुशहाली अंततः खोखली साबित हुई। ये इतिहास हमें बताता है, दुनिया के देशों में हमने देखा है। इसलिए हमारी सरकार राज्य के नागरिकों का सुनहरा भविष्य लिखने के लिए एक ऐतिहासिक शुरुआत करने का प्रस्ताव रख रही है सदन के समक्ष। मैं शिक्षा क्षेत्र के लिए वित्त वर्ष 2015-16 के लिए 9,836 करोड़ रुपए का कुल व्यय प्रस्तावित करता हूं। इसमें 4,570 करोड़ रुपए योजना व्यय के लिए रखे गए हैं। यह पिछले वित्त वर्ष के 2,219 करोड़ रुपए के योजना व्यय से 106% यानी कि दोगुने से भी ज्यादा है। इस तरह, जैसा मैंने कहा, इस तरह अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान, सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि शायद देश में पहली बार कोई सरकार बजट को 106, शिक्षा के बजट को 106% आगे बढ़ा रही है। 106, दोगुने से भी ज्यादा बढ़ा रही है। ये शिक्षा के बजट को दुगने से ज्यादा बढ़ाना, 106% बढ़ाना अपने आप में इस बात का प्रमाण है कि हम शिक्षा को लेके कितने गंभीर हैं। समाज को खड़ा करने की, विकसित करने की, खुशहाल बनाने की पहली सीढ़ी को लेके हम कितने गंभीर हैं, ये इस बात का। और मैं इसको व्यय के रूप में नहीं कहता, क्योंकि बजट है, बजट की अपनी भाषा है, व्यय उसका एक हेडिंग है, तो व्यय में मुझे रखना पड़ रहा है, लेकिन मुझे पीड़ा हुई है रखते हुए, व्यक्तिगत रूप से मुझे पीड़ा हुई। मैंने अपने फाइनेंस सेक्रेटरी साहब से डिस्कस किया कि ये व्यय नहीं है, ये तो निवेश है, देश के भविष्य में निवेश है। ये जो हम 9,836 करोड़ रुपए का प्रस्ताव रख रहे हैं, ये वस्तुतः दिल्ली राज्य की आने वाली पीढ़ियों के और वर्तमान पीढ़ी के सुरक्षित भविष्य के लिए, खुशहाल भविष्य के लिए एक निवेश है। ये मैं प्रस्ताव रख रहा हूं। ये बहुत ऐतिहासिक कदम है। मुझे याद नहीं आता, मैं पत्रकार भी रहा हूं, मैंने बजट भी कवर किए हैं, कि कभी किसी सरकार ने, और हमेशा मैंने पढ़ा है कि एजुकेशन कैसे नीचे जा रही है, एजुकेशन का बजट कैसे सरकार की प्रायोरिटीज पे नहीं आता। आज जब समय ने, दिल्ली के लोगों ने मौका दिया, तो हमने उस जिम्मेदारी को बहुत तहे दिल से निभाना चाहा कि शिक्षा के बजट को दोगुना किया जाए, दोगुने से ज्यादा किया जाए। वास्तव में एक ऐतिहासिक कदम है, लेकिन एक बहुत गंभीर कदम भी है। यह सिर्फ शिक्षा के बजट को दोगुना करने का रोमांच नहीं है, एक रोमांचिक फैसला नहीं है, ये बहुत जिम्मेदारी भरा फैसला है, बहुत गंभीर फैसला है। इस 9,000 करोड़, 10,000 करोड़ की पाई का खर्चा हम जिम्मेदारी से करना चाहते हैं, और ये कितना बड़ा काम है इसका हमको एहसास है। इसके लिए पूरी योजना, स्कूल एजुकेशन से लेके और हायर एजुकेशन तक की, पूरे कहाँ रिफॉर्म होने हैं, कहाँ इंस्टीट्यूशंस को मजबूत करना है, कहाँ टीचर्स को मजबूत करना है, इसकी पूरी योजना हमने बना के रखी हुई है। और इन योजनाओं को समराइज करें तो इसके 2 लक्ष्य हैं। पहला है कि आने वाले कुछ वर्षों में दिल्ली को पूर्ण साक्षर राज्य बनाना। इस बजट के माध्यम से, इस निवेश के माध्यम से हम दिल्ली को आने वाले वर्षों में पूर्ण साक्षर राज्य बनाएंगे। और दूसरा है शिक्षा को जीवन के लिए उपयोगी बनाना। अभी 20 साल की शिक्षा के दौरान छात्र में स्किल आए, उसके साथ साथ वैल्यूज भी आए, इस तरफ लेके चलना। स्किल भी आए, उसकी लर्निंग भी हो,
अर्निंग के लिए हो, लेकिन साथ साथ समाज में रहने के लिए उसके अंदर वैल्यूज भी हों। दोनों चीजें हम करना चाहते हैं। एक तरफ दिल्ली को साक्षर राज्य बनाना, 100% लिटरेट स्टेट बनाना, और दूसरी तरफ एजुकेशन विद वैल्यूज, स्किल एंड वैल्यू, दोनों पर ध्यान देना। इसके लिए बाकायदा योजनाएं हैं, मैं कुछ योजनाओं को आपके समक्ष रखता हूं। सरकारी स्कूलों में सीखने सिखाने का माहौल बनाने के लिए, उपयोगी उनको बनाने के लिए, अध्यापकों को सुविधाएं देने के लिए, सम्मान देने के लिए कई स्तर से हम लोगों ने काम शुरू किया है, सरकार ने काम करना शुरू किया। शिक्षा को हम दिल्ली के सभी 1011 सरकारी लेकिन वर्तमान में 50 स्कूलों को हम पहले लेके चल रहे हैं। 1011 में से 1011 में सब में काम शुरू किया है, बेसिक सुविधाएं सब में काम उपलब्ध करानी शुरू कर दी, लेकिन 50 स्कूलों को मॉडल सुविधा युक्त स्कूल बना के 1 साल में दिखाएंगे और उसके बाद बाकी स्कूलों पर करेंगे अगले कुछ साल में। इसकी शुरुआत हो गई। इनमें पढ़ाई की सारी सुविधाएं, शिक्षकों को विशेष प्रशिक्षण दिया जाना, उनको प्रोत्साहित किए जाना, उनको फाइनेंशियल इंसेंटिव देना, उनको विदेशों के साथ एक्सचेंज कार्यक्रमों में लगाना, इस तरह के इंसेंटिव देके वहां माहौल बनाया जाएगा। और छात्र और छात्राओं, छात्र और अध्यापक का जो अनुपात है दिल्ली के स्कूलों में शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ी चिंता का विषय है। अगर 80 से 100 और कहीं कहीं तो जगदीश भाई बैठे हैं, इनके यहाँ पे तो 150-150 तक का अनुपात है एक एक टीचर के पास, तो बहुत चिंता का विषय है। तो इसको कम करने के लिए सरकार 20,000 नए शिक्षकों की नियुक्ति का काम तेजी से कर रही है। एक तरफ जहां हम टीचर्स को फैसिलिटी देना, स्कूल में तमाम फैसिलिटी देना, ये सब काम कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ पूरे के पूरे एजुकेशन सिस्टम को और टीचर्स को अकाउंटेबल बनाने की दिशा में भी काम कर रहे हैं। और इसीलिए हमने तय किया है, सरकार ने तय किया है कि दिल्ली के सारे सरकारी स्कूलों के एक एक क्लासरूम में, हर एक क्लासरूम में सीसीटीवी कैमरा लगवाए जाएंगे। इससे वहां का वातावरण भी ठीक होगा, शिक्षकों की जवाबदेही भी बढ़ेगी और साथ साथ एक अलग तरीके का वहां जवाबदेही आएगी। इसी तरह खेल गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए हमने पे एंड प्ले कार्यक्रम के अंतर्गत सरकारी खेल परिसर काफी हद तक खोले हैं, स्टेडियम्स खोले हैं, और दिल्ली के स्कूल्स के जो पार्क हैं उनको भी स्थानीय बच्चों के लिए भी खोला है, ताकि वो वहां जाके खेल सकें। वो भले ही उस स्कूल में नहीं पढ़ते हों, ऐसे स्कूलों के ऐसे बच्चे जो अपने आसपास के स्कूल में नहीं पढ़ रहे हैं लेकिन वहां उनके खेलने की जगह नहीं है, वो अपने आसपास के स्कूल में अगर कोई पार्क उपलब्ध है, खेल का मैदान उपलब्ध है, उसको भी इस्तेमाल कर सकें, उसके लिए भी बाकायदा हमने योजना बनाई है। इसके साथ साथ एक बड़ा वादा, क्योंकि स्कूलों की कमी है, टीचर्स की कमी है, फंड की कमी हमने पूरी कर दी, उसकी तरफ बढ़ रहे हैं, टीचर्स की कमी पूरी करने की तरफ। स्कूल्स की बहुत कमी है, तो हमारी सरकार वर्तमान वित्त वर्ष में 236 नए स्कूलों पर काम शुरू कर रही है। इसके तहत 83 नई इमारतें बनाई चल रही हैं, उनका काम चल रहा है। इनमें से 20 का तो निर्माण कार्य शुरू हो चुका है, 25 स्कूलों के निर्माण कार्य की योजना बन चुकी है और 38 स्कूलों के लिए जमीन चिन्हित कर ली गई है। पिछले 4 महीने के दौरान इतना काम हुआ है। इन 83 इमारतों में दोहरी पारियों में 166 स्कूल चलाए जाएंगे, इस तरह की योजना है। साथ ही 70 ऐसे स्कूल चिन्हित किए गए हैं जो अभी एक ही पाली में चल रहे हैं, लेकिन वहां पे जरूरत है, छात्रों की संख्या बहुत ज्यादा है, तो उनको डबल शिफ्ट करते हुए वहां स्कूलों की संख्या बढ़ाई जाए, ताकि बच्चों को जो सुविधाएं हैं वो मिल सकें और कम क्लासरूम में बच्चों की जो प्रेशर है वो कम हो सके। इसके साथ साथ प्राइवेट स्कूल्स दिल्ली में शिक्षा में काफी योगदान दे रहे हैं। बहुत सारे प्राइवेट स्कूल्स ने बहुत अच्छा योगदान दिया है, लेकिन कुछ स्कूल इस तरह से एक्ट करते हैं, लोगों की शिकायत है, बहुत शिकायत आई है कि कुछ स्कूल तो एकदम एजुकेशन माफिया की तरह से चलते हैं, कुछ कॉलेज एजुकेशन माफिया की तरह से चलते हैं। तो जो प्राइवेट स्कूल या कॉलेज
ट्रांसपेरेंसी के साथ काम नहीं कर रहे, मनमाने तरीके से चल रहे हैं, जनता को एक तरह से लूटने का काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ एक्शन लेने के लिए एक संशोधन हम दिल्ली स्कूली शिक्षा अधिनियम में लेके आ रहे हैं और इसके तहत दाखिले के लिए और फीस निर्धारण की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने का और अकाउंटेबल बनाने का काम किया जाएगा। लेकिन ये तो स्कूल शिक्षा की बात है अध्यक्ष महोदय, इसके साथ साथ इसके आगे क्या? हमने कहा स्किल ओरिएंटेड करेंगे, क्लास 9 से स्किल का जोड़ेंगे। बुनियादी शिक्षा के साथ साथ सरकार स्कूल स्तर से ही स्किल डेवलपमेंट को आगे लेगी और 10+2 पास करने वाले हर बच्चे के हाथ में हमारी योजना है कि 2 सर्टिफिकेट्स होने चाहिए, एक उसके एजुकेशन का और दूसरा उसके स्किल का। वो जब बच्चा +2 पास करके निकलेगा तो उसके हाथ में 2 सर्टिफिकेट लेके निकलेगा, 2 योग्यताएं लेके निकलेगा। वो चाहे तो अपनी पढ़ाई आगे चला सकता है एजुकेशन के सर्टिफिकेट के बेस पे, वो चाहे तो अपनी जिंदगी में रोजगार या नौकरी या इस तरह की तरफ लेके जा सकता है अपने स्किल के सर्टिफिकेट जो उसने लर्न किया उसके बेस पे। स्किल में दक्षता की मांग उद्योग, व्यापार, सेवा क्षेत्र चारों तरफ से बढ़ रही है। इसलिए हम स्किल डेवलपमेंट के नए नए पाठ्यक्रम प्रपोज कर रहे हैं, शुरू करवा रहे हैं और सर्टिफिकेट के साथ साथ अभी सर्टिफिकेट कोर्स थे, डिप्लोमा कोर्सेज, डिग्री के लेवल पाठ्यक्रम भी शुरू कर रहे हैं और इसके साथ साथ एक स्किल यूनिवर्सिटी बनाने का प्रस्ताव भी मैं सदन के समक्ष रख रहा हूं, क्योंकि अभी तक काफी बटा हुआ है। टूरिज्म डिपार्टमेंट किसी स्किल का कोर्स कराता है, इंडस्ट्री डिपार्टमेंट किसी स्किल का कोर्स कराता है, हमारा एजुकेशन डिपार्टमेंट, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट, टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट कुछ कोर्स कराते हैं, स्कूल एजुकेशन कुछ स्किल लेके चल रहा है। इस सबको इंटीग्रेटेड करते हुए एक स्किल यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी और स्किल यूनिवर्सिटी के माध्यम से दिल्ली को एक बड़ा, जिसको मैं कहता हूं नॉलेज हब, स्किल एजुकेशन का एक हब बनाया जाएगा। इसके लिए काम हो रहा है। हमारा विवेक विहार में एक सेंटर चल रहा है, आप ही के विधानसभा क्षेत्र में, वर्ल्ड क्लास स्किल सेंटर सिंगापुर गवर्नमेंट के साथ मिलकर हम कई और देशों की सरकारों से भी बात कर रहे हैं और सिंगापुर गवर्नमेंट से भी बात कर रहे हैं और जौनापुर में एक सेंटर पहले से ही प्रस्तावित है, उसको तेजी से लागू करने की बात कर रहे हैं। 3 ITI और खोलने और 5 नए पॉलिटेक्निक और खोलने का प्रस्ताव हम आपके समक्ष रख रहे हैं। इसके साथ साथ प्रत्येक सरकारी पॉलिटेक्निक में डिप्लोमा कोर्स शुरू करते हुए, व्यावसायिक शिक्षा में डिप्लोमा कोर्स शुरू करते हुए प्रत्येक में 100 सीटें बढ़ाने का प्रस्ताव है। इसके लिए SITI से मंजूरी पहले ली जा चुकी है और यहां पर ग्रेजुएट लेवल के कोर्स भी हम लोग शुरू करना चाह रहे हैं। तो एक तरह से जब हम स्किल के एजुकेशन देंगे तो उसके साथ साथ उसकी फर्दर लर्निंग का जो स्कोप है, क्योंकि स्किल एजुकेशन की तरफ बच्चे तब तक नहीं मुड़ेंगे जब तक फर्दर लर्निंग का उनके पास स्कोप बंद हो जाएंगे, तो उसका भी हम रास्ते खोल रहे हैं। कौशल विकास, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स और शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 310 करोड़ रुपए का इसमें प्रस्ताव है, जो कि शिक्षा के बजट में शामिल है। सूरजमल विहार में IP यूनिवर्सिटी, GGSIP यूनिवर्सिटी के दूसरे परिसर का काम 271 करोड़ रुपए की परियोजना के साथ चल रहा है। दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज परिसर का निर्माण चालू वित्त वर्ष में पूरा हो जाएगा। शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज का निर्माण 2016 तक पूरा हो जाएगा। हायर एजुकेशन तक पहुंचने के लिए पूरा जो हायर एजुकेशन का अभियान है, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, उसको कार्यक्रम को लागू करेंगे। अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिए कॉलेजेस में जो टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स हैं उनमें, और कल हमने यूनिवर्सिटी NHUIT के समय भी कहा, इंक्यूबेशन सेंटर्स बनाएंगे ताकि नई सोच को जगह मिल सके। फोर्ब्स मैगजीन का एक एग्जाम्पल मैंने कहीं पढ़ा था, उसमें बड़ा अच्छा इंक्यूबेशन के लिए और इन सब के लिए कि नई सोच को जगह देने के लिए कि हम शिक्षा से ही नई सोच को कैसे जगह दें और इंडस्ट्री में कैसे जगह दें, उसका उदाहरण बहुत महत्वपूर्ण है। फोर्ब्स मैगजीन में 2001 या 2 में एक आर्टिकल था, उसमें लिखा हुआ था कि आज से 25 साल बाद का सबसे सफल आदमी अभी पैदा नहीं हुआ, और वो व्यक्ति 25 साल बाद क्या प्रोफेशन में सफल होगा, वो प्रोफेशन अभी शुरू नहीं हुआ। बहुत गंभीर बात है। 25 साल बाद का सबसे सफल आदमी अभी पैदा नहीं हुआ और वो जो करके सफल होगा वो काम अभी शुरू नहीं हुआ, वो सब शुरू होना है। और आज हम वही देख रहे हैं, दुनिया में सबसे सफल तो
काम क्या है? आप देखिए फेसबुक, ट्विटर, ये सब चीजें और भी तमाम चीजें, फ्लिपकार्ट, मैं किसी कंपनी विशेष का नाम लेके ज्यादा वो नहीं करना चाहता, लेकिन दुनिया भर के इनोवेटिव आइडियाज ले लेके जो लड़के और लड़कियां आए हुए हैं, ये सारे कौन लोग हैं? ये 25 साल से 17 से 22 साल की उम्र में इन्होंने शुरू किया और 25 साल तक आते आते दुनिया के सबसे सफलतम लोगों में गिने जाने लगे। आज दुनिया के कोने कोने में आप उनके नाम जानते हैं। तो इंक्यूबेशन को, इनोवेटिव आइडियाज को जगह देके हम चाहते हैं कि दिल्ली के कॉलेजेस से, दिल्ली के माहौल से कल के मार्क जुकरबर्ग और कल इस तरह के लोग यहीं से निकल के जाएं, दुनिया में नाम करें। इसके लिए कल NSUIT नेताजी सुभाष प्रौद्योगिकी संस्थान को यूनिवर्सिटी में बदलने का प्रस्ताव ये सदन कल पास कर चुका है। अध्यक्ष महोदय, मैं शिक्षा के बाद जो सबसे बड़ी जरूरत है इंसान की, स्वास्थ्य, उस पर आता हूं, क्योंकि शहर को अगर खुशहाल बनाना है तो सिर्फ कंक्रीट के स्ट्रक्चर से नहीं बनाया जाता। शहर खुशहाल होगा, शहर विकसित होगा, उसका पैमाना यह है कि वहां के रहने वाले लोग कितना पढ़े लिखे हैं, उनके रोजगार कैसे हैं और साथ साथ उनका स्वास्थ्य कैसा है, उनकी स्वास्थ्य की सुविधाएं कैसी हैं। बुनियाद यही है। दिल्ली में स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति कमजोर है, तो इसके लिए स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार लाना सरकार की बहुत बड़ी प्राथमिकता है। मैं वर्ष 2015-16 में स्वास्थ्य क्षेत्र पर कुल 4,787 करोड़ रुपए का व्यय प्रस्तावित करता हूं। इसमें से 3,138 करोड़ रुपए योजना व्यय के रूप में शामिल हैं। ये 2014-15 के 1,164 करोड़ रुपए के योजना व्यय से 45% अधिक है। शिक्षा का बजट दोगुने से ज्यादा किया जा रहा है, साथ साथ स्वास्थ्य का बजट भी लगभग 1.5 गुना किया जा रहा है। यह भी एक ऐतिहासिक कदम है। हेल्थ केयर के बुनियादी ढांचे में विस्तार के लिए हमारी सरकार सभी निर्माणाधीन नए अस्पताल परियोजनाओं को तेजी से चला रही है। उनकी हमने पूरी समीक्षा की है और हमने स्वास्थ्य मंत्री जी लगातार काम करके देख रहे हैं कि पिछले 65 साल में दिल्ली में स्वास्थ्य सेवाओं में 10,000 बिस्तर उपलब्ध कराए गए। स्वास्थ्य मंत्री जी ने सारी योजनाओं की समीक्षा की है। एक एक योजना पर दिन रात बैठ के समीक्षा करने के बाद उन्होंने ये देखा कि पिछले 65 साल में महज 10,000 से थोड़े ज्यादा बेड्स के मेडिकल फैसिलिटीज दिल्ली में उपलब्ध हुई। हमारी सरकार इसको बहुत बड़े चैलेंज के रूप में लेती है। फाइनेंशियल रिसोर्सेज 1.5 गुना किया है, जरूरत पड़ेगी तो और भी बढ़ा लेंगे और जरूरत पड़ेगी कि दिल्ली की जनता से और लेके आएंगे। और इसके लिए योजना बनाई है कि अगले 2.5 साल में 10,000 बेड्स और बढ़ाए जाएंगे। इसमें नए अस्पताल भी शामिल हैं, पुराने अस्पतालों का ऑप्टिमम यूज भी शामिल है। इस तरह से 10,000 बेड्स अगले 2.5 साल में बढ़ाए जाएंगे। उसकी पूरी योजना पे काम होना शुरू हो गया है। मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि इस साल के अंत तक, इस वित्त वर्ष के अंत तक करीब 1,000 बेड्स तो बढ़ चुके होंगे। सरकार महरौली, महिपालपुर, पीतमपुरा, मंडावली, फाजलपुर, गीता कॉलोनी, पांडव नगर और द्वारका में दिल्ली विकास प्राधिकरण से, जैसा मैंने कहा, नए प्लॉट खरीदना पड़ता है, तो 10 नए प्लॉट खरीदने की योजना बना रही है ताकि स्वास्थ्य ढांचे में और बढ़ोतरी की जा सके। अगले 2 साल में 11 मौजूदा अस्पतालों को नया रूप देने और उनके उन्नयन की योजना है ताकि बिस्तरों की समीक्षा में क्षमता में 4,000 बिस्तर और इससे जोड़े जा सकेंगे, जो मैंने 10,000 का किया। इसके लिए प्लॉट खरीदने के लिए 210 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान है। सरकार से बात कर रहे हैं, अगर स्वास्थ्य सेवाओं में केंद्र सरकार ने दे दिया तो 210 करोड़ रुपए स्वास्थ्य सेवा के किसी दूसरे कार्यक्रम में लगेंगे। सरकार पूरी दिल्ली में एक और बड़ा इनिशिएटिव ले रही है। अभी तक लोगों को इलाज कराने के लिए सुबह 4 बजे जाके किसी बड़े हॉस्पिटल में जाना पड़ता है, वहां लाइन लगानी पड़ती है, फिर डॉक्टर साहब आएंगे तो डॉक्टर देखेंगे नंबर लग के, फिर टेस्ट होने के लिए अगले दिन की कोई डेट मिलती है, आगे की कोई, और फिर डॉक्टर साहब से अगले कोई डेट मिलती है, टेस्ट की रिपोर्ट कब आती है। बहुत प्रॉब्लम्स हैं इसमें। और जो PHCs हैं वहां उनका नेटवर्क नहीं है आपस में। छोटी छोटी सुविधाएं PHCs में हैं, एग्जिस्टिंग PHCs में। तो जो एग्जिस्टिंग PHCs हैं उनको, जो डिस्पेंसरीज हैं उनको और पुख्ता करके उनका नेटवर्किंग किया जाए ताकि एक दूसरे से उनको सहायता मिल सके, उनकी फैसिलिटीज की एक दूसरे से सहायता मिल सके, उनकी एक्सपर्टीज की सहायता मिल सके। इसके साथ साथ 1,000 नए मोहल्ला क्लिनिक, इट्स लाइक नेबरहुड क्लिनिक शुरू किए जाएंगे। नेबरहुड क्लिनिक लोगों की एक बहुत बड़ी जरूरत है। अभी तक लोग PHC में जाने से पहले किसी ना किसी नेबरहुड के क्लिनिक में जाते रहे, और वो नेबरहुड क्लिनिक जो है, वो मोहल्ला क्लिनिक जो है, कई बार तो अच्छे डॉक्टर मिलते हैं,
कई बार वहां पे झोला छाप मिल जाते हैं, कई बार कैसे लूट हो जाती है पता नहीं। तो इन सब चीजों से ठीक करने के लिए 1000 नए नेबरहुड क्लिनिक पूरी दिल्ली में स्थापित करने का प्रस्ताव है, जिनमें से 500 नए क्लिनिक इसी साल खोले जाएंगे वहां पे, और इसका लैब्स का और इन सबका एक नेटवर्क तैयार करके वहां बेसिक बीमारियों को दिखाने से लेके टेस्ट तक की सभी सुविधाएं वहां पे रहेंगी, वहां उसके नेटवर्क में रहेंगी। इसके लिए 125 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान है। मोलड़बंद, मदनपुर खादर फेज 1 फेज 2 में, बिंदापुर पॉकेट, स्कूल ब्लॉक शकरपुर, रोहिणी सेक्टर 4, रोहिणी सेक्टर 21 और सावदा खेबरा में 8 औषधालय के भवनों का निर्माण पूरा कर लिया गया है। किडनी खराब होने से पीड़ित निर्धन रोगियों को मुफ्त डायलिसिस सेवा प्रदान करने के लिए सरकारी निजी भागीदारी पीपीपी मॉडल के तहत राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल और लोकनायक अस्पताल में 40 यूनिटें चालू कर चुकी है और 35 और यूनिट इसकी स्थापित करेगी। इसके साथ साथ कैट एम्बुलेंस के मौजूदा बेड़े में 100 बुनियादी और 10 अत्याधुनिक मॉडल जीवन रक्षक एम्बुलेंस गाड़ियां पीपीपी मॉडल के माध्यम से जोड़ने का प्रस्ताव है। अभी 165 हैं, 165 को बढ़ा के 1.5 गुना करके लगभग इसमें 110 और जोड़ा जाएगा। लोकनायक अस्पताल में नया अत्याधुनिक ट्रॉमा उपचार केंद्र सरकार खोलने का प्रस्ताव रख रही है। इसमें विशेष रूप से खिलाड़ियों को, क्योंकि जब हम खेल को प्रोत्साहन दे रहे हैं तो खिलाड़ियों के इलाज की अलग से विशेष व्यवस्था भी जरूरी है। तो खेलों के दौरान घायल होने वाले खिलाड़ियों को चिकित्सा सुविधा प्रदान करने के इस पर विशेषज्ञता पर ध्यान दिया जाएगा और इसमें ऑपरेशन थिएटर सुविधाओं सहित 100 ट्रॉमा बिस्तरों की व्यवस्था होगी। 42 प्राइवेट अस्पतालों में ऑनलाइन निःशुल्क बिस्तर बुक कराने की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। रैन बसेरों और झुग्गी झोपड़ियों बस्तियों के चिकित्सा व्यवस्था सुदृढ़ की जाएगी। एक और कार्यक्रम इंद्रधनुष कवच के जरिए एक अभियान के रूप में दिल्ली के सभी बच्चों को टीकाकरण का काम लागू किया जा रहा है। अभी दिल्ली के 40% बच्चे टीकाकरण के रेंज से बाहर हैं। दिल्ली सरकार के विभिन्न अस्पतालों में पंजीकरण और उपचार हेतु आम जनता के लिए व्यक्तिगत हेल्थ कार्ड जारी करने की योजना शुरू की जा रही है। इससे हर एक मरीज का स्वास्थ्य संबंधी रिकॉर्ड उसके डिजिटल रिकॉर्ड में उसके पास में रहेगा। इससे वो किसी भी डॉक्टर के पास किसी भी अस्पताल में जाए तो उसकी हिस्ट्री और उसको क्या ट्रीटमेंट दिया गया वो पूरा उससे अवेलेबल हो सकता है। दिल्ली के नागरिकों को एडवांस क्लिनिकों और अस्पतालों के जरिए मुफ्त दवाएं उपलब्ध कराने के लिए भी व्यवस्था है। सभी दवाएं सितंबर 2014 में रोहिणी में शुरू हुए 100 सीटों वाले डॉक्टर बीएस मेडिकल कॉलेज का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। इसके लिए केंद्र सरकार और मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से जल्द मंजूरी के प्रयास किए जा रहे हैं ताकि अगले सत्र से ये वाले सेशन से यहाँ पे पहला बैच हम शुरू कर सकें। ये कुछ प्रस्ताव। इसके साथ साथ खाद्य पदार्थों में मिलावट रोकने के लिए सरकार ने खाद्य व्यापार प्रदाताओं के पंजीकरण के लिए एक सुविधा केंद्र खोला है। ये मॉडर्न लैब फूड सिक्योरिटी के लिए बहुत जरूरी है। मिलावट होती है, अभी हम लोग जूझ रहे हैं कि किस खाने में क्या मिला हुआ था, उन सब के लिए भी मॉडर्न लैब सरकार प्रस्तावित कर रही है। अध्यक्ष महोदय, शिक्षा और स्वास्थ्य साथ साथ एक दिल्ली की बहुत बड़ी समस्या है परिवहन। एक बहुत बड़े चिंतक हुए हैं एनरिक पेनोलोसा, उन्होंने एक बड़ी अच्छी कोटेशन कही है, मैं यहां आपके इस सदन के समक्ष रखना चाहता हूं। A developed country is not a place where poor have cars, it's where the rich use public transport. एक विकसित देश वो नहीं है जहां गरीब लोग भी कार से चलने लगे। विकसित देश वो है जहां अमीर और समृद्ध लोग भी सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था का इस्तेमाल करते हुए बसों में चलने लगे। लेकिन सक्षम और संभ्रांत वर्ग के लोग सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल तो तब करेंगे जब वो क्रेडिबल हो, उसके बस के आने की गारंटी हो, उसमें जगह मिलने की गारंटी हो, उसमें सुविधाएं हो। तो इसके लिए सरकार ने काफी स्टडी की है और जब हम स्मार्ट सिटी की बात कर रहे हैं, दिल्ली की स्मार्टनेस यहीं से होनी शुरू होगी, ऐसा मैं पूरी उम्मीद रख रहा हूं। इसमें सार्वजनिक स्थानों का बंटवारा, माने इस तरह की व्यवस्थाएं बना रहे हैं ताकि लोग अपने सफर की योजना बना सकें, सब कुछ ऑनलाइन कर सकें। आप यहां बैठे, आपको यहां से बाहर मेट्रो मिल जाएगी,
जिस मेट्रो स्टेशन पर